नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर 17 सितंबर को स्वराशि सिंह राशि को छोड़कर परम मित्र युवराज बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के इस गोचर काल में मंगल पहले से ही कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और 22 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। तो राजा और सेनापति का अद्भुत संयोग बनेगा आपकी कुंडली में। सूर्य के इस गोचर काल में आपकी कुंडली में ग्रह स्थितियां इतनी प्रबल राजयोग बना रही हैं कि अगर आपने इस समय का लाभ उठाया तो ये समय आपको जीवन भर याद रहेगा। सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन रहे हैं, विवाह के योग बन रहे हैं, विदेश यात्राओं और व्यापार में उन्नति के भी प्रबल राजयोग बन रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में सूर्य और बुध के राशि परिवर्तन और मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में ही विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ विवाह का योग बन रहा है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके कमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। आपके कमेंट्स को रिप्लाई करेंगे और सावधानियां और उपाय भी बताएंगे और विशेष तौर से राहु और केतु पर ज़रूर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु केतु ही ऐसे ग्रह हैं इस समय जो कि आपको परेशानी दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं और आपके कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल 6 सितंबर से ही द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध भी 26 अगस्त से कन्या राशि में ही है। तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा। दूसरी बात, शुक्र 6 सितंबर को आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और मालव राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तीसरी बात, देवगुरु कुंडली के सुख भाव में चतुर्थ भाव में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, नीच भंग राजयोग। तो ये हैं ग्रह स्थितियाँ। हालांकि सूर्य, मंगल और बुध तीनों ही ग्रह कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव में बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में जो दो राजयोग बन रहे हैं, देवगुरु और शुक्र, ये इतने प्रबल राजयोग हैं कि कुंडली के समस्त दोषों का शमन करने में सक्षम हैं। इसलिए द्वादश भाव में सूर्य, मंगल और बुध के गोचर से विशेष परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सावधानियां और उपाय बता दूंगा। सबसे पहले एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि आपकी कुंडली में इस गोचर काल में तीन श्रेष्ठ राजयोग बन रहे हैं। सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, शुक्र मालव राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, देवगुरु नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और शनिदेव भी शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। चूँकि स्वराशि में है और केंद्र में है तो 3 नहीं बल्कि 4 राजयोग का निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा है। और राजयोग का अर्थ ये है कि ग्रहों का वो योग जिसके प्रभाव से आपका जीवन राजा जैसा हो जाएगा। आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की कमी नहीं रहेगी। आपको वो सब सुख सुविधाएं हासिल होंगी जो राजाओं को प्राप्त होती हैं। धन दौलत की कमी कभी नहीं होगी अगर एक भी राजयोग आपकी कुंडली में बन जाए, क्योंकि राजयोग जातक को महाधनी बना देता है। तो इसलिए मैं धन की चर्चा नहीं करूंगा। आइए बात कर लेते हैं कि सूर्य, मंगल और बुध के कन्या राशि में गोचर का, द्वादश भाव में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य का गोचर 17 सितंबर से, मंगल का गोचर 6 सितंबर से और बुध का गोचर 26 अगस्त से द्वादश भाव में हो रहा है। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र सूर्य से शत्रु भाव रखते हैं, जबकि मंगल और बुध मित्र भाव रखते हैं। द्वादश भाव में सूर्य, मंगल और बुध का गोचर अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि द्वादश भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है, विदेश यात्राओं का होता है, विदेश से धन का होता है। साथ ही साथ द्वादश भाव
मोक्ष का भी होता है, अस्पताल का भी होता है, जेल का भी होता है और राजदंड का भी होता है। तो सूर्य के यहाँ पर गोचर करने से आपको खर्चों में वृद्धि होगी और साथ ही साथ मंगल भी हैं जो कि 22 अक्टूबर तो रहेंगे। तो सूर्य और मंगल के प्रभाव से खर्चों में तो वृद्धि होगी, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप इस गोचर काल में किसी को भी पैसे उधार ना दें। सूर्य के इस गोचर काल में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी है कि किसी को भी पैसे आपको उधार नहीं देना है। अगर आपने पैसे उधार दिए तो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, सूर्य और मंगल आपके पराक्रम में इतनी वृद्धि कर देंगे कि आप बिला वजह दूसरों की उलझनों में खुद को उलझा लेंगे और अपने आप को परेशानी में डाल देंगे। तो आपको इससे बचना है। हालांकि द्वादश भाव विदेश का होता है, तो विदेश यात्राएं आप खूब करेंगे, विदेश से धन लाभ भी होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो उससे भी आपको लाभ होगा। मंगल की दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी, सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी और मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। तो मंगल आपके शत्रुओं का विनाश कर देंगे। दूसरी बात, मंगल रोग से भी मुक्ति दिलाएंगे, क्योंकि मंगल खुद चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं। तो आपको रोग से मुक्ति दिलाएंगे, कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे और आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होगा कि शत्रु स्वयं आपसे डर करके आपसे दूर रहेंगे, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनालिटी में सूर्य का भी तेज होगा और मंगल का साहस और पराक्रम होगा। साथ ही साथ आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि ना तो कोई रोग आपके पास आएगा और ना ही कोई शत्रु आपके पास फटकेगा। सवाल जहाँ तक ऋण की है तो आपको उससे बचना है। कर्ज ना तो लेना है और ना ही देना है, क्योंकि द्वादश भाव में फिजूल खर्ची बढ़ेगी। तो आपको इससे बचना है। इस बात पर आपको नियंत्रण रखना है कि कर्ज ना तो लेना है और ना ही कर्ज जो है देना है। दूसरी बात, शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु कुंडली के चतुर्थ भाव में नीच भंग का राजयोग निर्माण कर रहे हैं और देवगुरु के बारे में मान्यता है कि ज्योतिष शास्त्र में कि अगर देवगुरु कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं तो कोई भी शक्ति, कोई भी ग्रह, कोई भी अशुभ प्रभाव आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। देवगुरु आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में 14 सितंबर से गोचर कर रहे हैं। न केवल गोचर कर रहे हैं बल्कि नीच भंग राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, किम कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिस जातक की कुंडली में केंद्र के भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हों, पहले भाव, चौथे भाव, सातवें भाव और दसम भाव में अगर देवगुरु गोचर कर रहे हैं तो कुंडली के अन्य भाव में स्थित ग्रहों के अशुभ प्रभाव का उस पर कोई असर नहीं होता। तो देवगुरु चतुर्थ भाव में अकेले सूर्य, मंगल और बुध के अशुभ प्रभावों को समाप्त कर देंगे। चतुर्थ भाव में देवगुरु आपके बल बुद्धि में वृद्धि करेंगे। आप अत्यंत वाक्पटु होंगे, ज्ञानवान होंगे, धनवान होंगे, प्रतिभाशाली होंगे, समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा और देवगुरु का राजयोग आपके सुखों में वृद्धि करेगा। परिवार के मुखिया के रूप में आप अपने कुल खानदान के मान सम्मान और यश में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों, परिवारीजनों का स्नेह और सम्मान आपको प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, सुखी जीवे सुखी लोके सुभगो राजपूजितः विजितारिः कुलाध्यक्षो गुरुभक्तश्च जायते।
अर्थात ऐसा जातक जिसकी कुंडली में चतुर्थ भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हों, वो अत्यंत रूपवान होता है, प्रतिभाशाली होता है, संसार के सभी सुखों का उपभोग करता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, अपने कुल परिवार का मुखिया होता है और गुरु का भक्त होता है। चतुर्थ भाव में देवगुरु का गोचर आपको महत्वाकांक्षी बनाएगा और आप अपने उद्यम और परिश्रम से अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करेंगे। बस करना यह है कि आपको माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करना है, उनकी सेवा करनी है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और देवगुरु की दृष्टि चूँकि दशम भाव पर पड़ रही है और दशम भाव पिता का है, तो आपको माता और पिता दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपका घर बहुत बड़ा होगा और सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण होगा। सरकारी आवास का भी सुख आपको प्राप्त हो सकता है। आप पूर्वजों की संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे और उसमें निरंतर वृद्धि करेंगे। अपने हाथों से अपने मकान का निर्माण करेंगे और आपके जीवन का उत्तरार्ध अत्यंत सुखी होगा। जमीन जायदाद पर्याप्त मात्रा में होगी, बाग बगीचा भी होगा। इस बात के ज़्यादा चांसेज हैं कि आप सरकारी नौकरी करेंगे और सरकार में उच्च पद प्राप्त करेंगे। कोई ऐसा पद धारण करेंगे जिसका पब्लिक से सीधा संबंध हो, जैसे कि शासन प्रशासन में उच्च पद या फिर राजनीति में उच्च पद आप प्राप्त करेंगे। आइए शुक्र के बारे में बात करते हैं, जो कि आपकी कुंडली में मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली के लग्न भाव में 6 सितंबर से मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और 2 अक्टूबर तक मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और मालव्य राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो अगर किसी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसकी कुंडली, उसके जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की कमी नहीं होती है। शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सुखों के सबसे ज़्यादा कारक हैं और किस जातक की लग्न भाव में शुक्र अगर हो तो वो जातक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर अत्यंत सौभाग्यशाली होता है, अत्यंत धनवान होता है, जीवन में हर सुख को प्राप्त करता है। शुक्र लग्न भाव में मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, अत्यंत बली हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि बलवान शुक्र और शुभ शुक्र अनेक दोषों का नाश करता है। तो देवगुरु चतुर्थ भाव में, शुक्र लग्न भाव में, सूर्य, मंगल और बुध का कोई भी अशुभ फल आप पर नहीं पड़ने देंगे, सभी दोषों का नाश कर देंगे। शुक्र जातक के जीवन को भौतिक सुखों से परिपूर्ण कर देता है। आकर्षक व्यक्तित्व, कला और सौंदर्य के प्रति जातक का रुझान, मीठी मधुर वाणी और अत्यंत मिलनसार व्यवहार, ये सब आपके गुण होंगे जिससे आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। लोग आपके व्यवहार, आपकी वाणी, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे और आप अत्यंत लोकप्रिय होंगे। मालव्य राजयोग जातक को दीर्घायु बनाता है, स्वस्थ रखता है, सुखी रखता है, मृदुभाषी बनाता है और विद्वान और राज कार्य में दक्ष बनाता है। अगर आप महिला हैं तो अगर आपकी कुंडली के लग्न भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं जन्म कुंडली में, तो सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का पद धारण करने की आप अधिकारिणी हैं। आप अत्यंत लोकप्रिय होंगी, भाग्यवान होंगी, उच्च पद प्राप्त करेंगी, व्यवहार कुशल होंगी और आपका घर सभी वस्तुओं से परिपूर्ण होगा और अल्प परिश्रम से ही आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है, और निश्चित रूप से होगा क्योंकि शुक्र और देवगुरु विवाह के कारक हैं और शुक्र लग्न भाव में है, देवगुरु सुख भाव में हैं, तो विवाह के प्रबल योग हैं। और इस गोचर काल में अगर आपका विवाह होता है, खूबसूरत जीवन साथी मिलेगा,
धनाढ्य ससुराल मिलेगी, कला में आपकी रुचि होगी और आप खुद उच्च कोटि के कलाकार भी बन सकते हैं। घर, जमीन, जायदाद, वाहन का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। अत्यंत धनवान होंगे और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि होगी और आपको हर कार्य से लाभ होगा। सौंदर्य के प्रति प्रबल आकर्षण होगा। उच्च कोटि का रहन सहन होगा और देश विदेश में सम्मानित होंगे। साथ ही साथ देश विदेश से धन भी आप अर्जित करेंगे, क्योंकि शुक्र के प्रभाव से आप विदेश यात्राएं, हवाई यात्राएं खूब करेंगे। खास करके वो जातक जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर के कार्य से जुड़े हुए हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग या फैशन डिज़ाइनिंग के कार्य करते हैं, गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य करते हैं, ऐसे जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। जेम्स एंड ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मोती माणिक के कार्यों से जुड़े हुए स्वर्णकार और जौहरी, इन सब को बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। अब आइए बात कर लेते हैं आपकी कुंडली में। मैंने देवगुरु के बारे में बात कर ली, सूर्य मंगल बुध के बारे में बात कर ली, शुक्र के बारे में बात कर ली। अब राहु केतु और उपाय, सावधानियां और आपके कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। आपके कुंडली के अष्टम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और कुंडली के धन भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। जीवन में ज़्यादातर जो समस्याएं आती हैं वो राहु और केतु के कारण ही होती हैं। अगर राहु या केतु अशुभ हैं या अशुभ भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। राहु अगर खराब हैं या अशुभ भाव में हैं या राहु की दशा अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही है तो उस स्थिति में आपके मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, तरह तरह के अज्ञात भय आपको सताएंगे, मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। राहु सोच को आपकी नेगेटिव कर देंगे, मन आपका अशांत रहेगा, डिप्रेशन की स्थिति होगी और घर में कलह का वातावरण बनेगा। खराब राहु के कारण व्यापार में घाटा होता है, नौकरी में कष्ट होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, परीक्षाओं में असफलता मिलती है, धन का नाश होता है, स्वास्थ्य का नाश होता है और ये सब राहु के कारण होता है। और इस गोचर काल में राहु की दृष्टि सीधे द्वादश भाव पर पड़ रही है। एक तो सूर्य, मंगल और बुध वैसे ही द्वादश भाव में हैं, ऊपर से राहु की दृष्टि भी सूर्य, मंगल और बुध पर पड़ रही है, तो सूर्य, मंगल और बुध के प्रभाव में कमी आएगी और सूर्य, मंगल और बुध के अशुभ प्रभाव आपको जीवन में प्राप्त होंगे। तो इसलिए राहु और केतु का उपाय कर लें। घर में, कार्यालय में एक मोर का पंख रखें। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि राहु सर्प हैं और मोर जो है वो सर्प को खा जाता है। तो अगर आपके घर में, कार्यालय में या आपके शयन कक्ष में या आपके स्टडी रूम में मोर का पंख अगर है तो राहु का प्रवेश वहाँ पर नहीं होगा। घर से बाहर निकलें तो काले सुरमे की एक डिब्बी जेब में रखें या एक चांदी की छोटी गोली आप जेब में रख लें। और सबसे आसान उपाय है कि काले कुत्ते को भोजन कराएं, काली गाय की सेवा करें, शराब और मांस से दूरी रखें। ये तो सामान्य उपाय मैंने बताए आपको। अगर आप और विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं एक वीडियो अलग से ही राहु और केतु के दुष्प्रभावों पर अपलोड कर दूंगा। चलिए विवाह योग और नौकरी के योग के बारे में बात करते हैं। बात करें विवाह के योग के बारे में तो विवाह के सबसे बड़े कारक होते हैं शुक्र और देवगुरु।
शुक्र आपकी कुंडली के लग्न भाव में मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। विवाह के लिए इससे बेहतर स्थितियाँ क्या होगी? प्रबल योग हैं विवाह के लिए। आप प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बात करें सरकारी नौकरी की, तो इस समय आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, थोड़ा परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि ये ग्रह स्थितियाँ परिवर्तित नहीं होती हैं। बेटर टाइम जब तक नहीं आता है तब तक आप अपना परिश्रम जारी रखें, लेकिन आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। माइंड आपका डाइवर्ट होगा, पढ़ने में आप फोकस नहीं कर पाएंगे। ये सारी स्थितियाँ आपके जीवन में बनेंगी, लेकिन आप परेशान ना हो, इससे उपाय करें, शांति मिलेगी। आइए बात कर लेते हैं उपायों के बारे में। सबसे अधिक उपाय तो आपको मैंने बताया कि आपको राहु और केतु का करना है, ये मैंने पहले ही बता दिया। सूर्य के लिए सूर्य की उपासना करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मंगल के लिए बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके मंदिर में जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। और जहाँ तक बात बुध की है, गाय की सेवा करें, गौ माता को गुड़ खिलाएं, गौ माता को चारा, हरा चारा खिला सकें तो खिलाएं, और या गौ माता की आप सेवा जो भी कर सकते, जैसे भी कर सकते हो वो करें, तो आपको सूर्य मंगल और बुध के अशुभ प्रभावों से राहत मिलेगी। आइए बात करते हैं आपके कमेंट्स की। मेरे पिछले वीडियोस पर आप लोगों के ज़्यादातर कमेंट्स जो हैं वो धन को लेकर के आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शुक्र आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो आप माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, शुक्र को प्रसन्न कीजिए। शुक्रवार के दिन मीठे सफ़ेद रंग के जो मिष्ठान्न हैं, दूध से बने हुए मिठाइयाँ या खीर है या दही है, इन सब का सेवन करें। और अगर आप गरीबों में इनका दान कर सकें तो बहुत ही अच्छी स्थिति होगी। अगर गरीबों को आप मिष्ठान्न का वितरण कर सकें, मिठाई खिला सकें, या श्वेत वस्त्रों का दान कर सकें, अगर आपकी क्षमता में है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि माता लक्ष्मी की उपासना करें और अपने घर को इतना साफ सुथरा स्वच्छ रखें कि माता लक्ष्मी का गोचर एक बार अगर हो जाए तो फिर वो अस्थायी रूप से वहाँ पर निवास करें। एक बार आने के बाद दोबारा जाने का नाम न लें। घर से कबाड़ हटा दें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो ख़राब हैं उन्हें हटा दें, घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दें। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं चंद्र राशि और लग्न राशि को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी वीडियोज़ हैं मेरे, वो सब चंद्र राशि पर आधारित हैं। तो आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर ही इस विश्लेषण को देखें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे। कोई कमेंट हो तो पूछिएगा कमेंट करके, कोई शंका हो। नमस्कार।